स्टार्ट है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 का हम लोग 1857 क्रांति में हम राजनीतिक बातें, आर्थिक बातें ना, और सामाजिक एवं धार्मिक, यानी कि इन सभी कारणों को पढ़ा था। इनमें से जो कल जो पढ़े थे सामाजिक एवं धार्मिक कारण ना, ठीक, यानी कि कल का क्लास में हमने ये सीखा था 1857 की क्रांति होने से पूर्व भारतीय इतिहास में राष्ट्रवादी चेतना आएगा और 1857 की जो क्रांति होगी उनमें राष्ट्रवादी चेतना का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ये ना, ये सब हम लोग देखे थे। तो कल के क्लास में हम थोड़ा सा पीछे जा करके आगे बढ़ाते हुए फिर हम इस टॉपिक्स को आज 1857 क्रांति तक हम ला देंगे। इसको सही समझना है। आइए, टॉपिक्स है आपका 1857 क्रांति। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति को पॉइंट वाइज हम नोट किए थे, बताए थे कि हम मैपिंग थॉट के माध्यम से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है, याद ज़्यादा रहता है। याद जब ज़्यादा रहेगा तो आप ऑटोमेटिक भूलोगे नहीं। तो हम थोड़ा सा इसका मैप का सहारा लेते हैं, मैप को थोड़ा सा हम इंगित करते हैं। वीडियो के मैप इसलिए थोड़ा सा बना देते हैं, कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि समय का बचत हो जाता है, और समय का बचत होता है प्लस क्या होता है कि थोड़ा सा कर्सिव से बच जाते हैं। इसलिए आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले करके मेंशन कर लोगे बाद में, इसलिए थोड़ा सा रोक करके ये सब चीज़ बना देते हैं। तो छूटा कुछ भी नहीं है, हम एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, सीक्वेंस वाइज समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में हम पिछले क्लास में और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वीडियो, क्लास 1 क्लास 2 करके देखना। 1857 क्रांति से जो पृष्ठभूमि तैयार होता है, और आपको क्लास 1 क्लास 2 करके जो है कि मेंशन मिलेगा। लगभग 6 वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे। अब जो है कि हम आज का आगे क्लास देखते हैं। हम लोग 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण देख रहे हैं। ये राजनीतिक, ये हमने देखा। इसके बाद देखा आर्थिक, इसके बारे में भी बता दिया। और इसका प्रत्येक पे देखना एक एक वीडियो है। इस पे भी एक वीडियो मिलेगा, इस पे भी एक वीडियो मिलेगा, है यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखा तुम लोगों ने भी, क्लास करके गए भी हो, ठीक है। और कल ही हमने सामाजिक और धार्मिक के बारे में दोनों मिले जुले बात किए, नहीं किए। अब सामाजिक और धार्मिक कारणों में से कुछ प्रमुख बातें लेकर हम समझे थे, तो थोड़ा सा बातें हम यहाँ ये करते हैं। क्या सामाजिक और धार्मिक कारणों में, तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था जो 1857 क्रांति में जो है कि व्यक्ति जो है कि जो भाग लिया था और असंतोष की भावना से सहयोग दे दिया लड़ाई में पूरा, तो कौन ऐसे थे? तो 1829 ईस्वी में समाज के बीच में जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है कि उस समय चल रहे कई कुप्रथा को अंत करने का प्रयास किया। जो ये कुप्रथा जो था
हमारे सामाजिक और धार्मिक के लिए सही नहीं था। उसमें बताए थे कई तरह का प्रथाएं जो था, जो धार्मिक रूप से, और उस समय का व्यक्ति भी काफी धार्मिक हुआ करता, ज्यादा धार्मिक। अभी भी हम लोग हैं, पर अब हम लोग थोड़ा समझदार, कुछ ज्यादा धार्मिक में समझते हैं, सामाजिकता में भी बहुत समझदारी से कोई भी बातें करते हैं। लेकिन उस समय लोग धार्मिक में ज्यादा डूबा रहता था। धर्म सर्वश्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म में चल रहे कुछ कुप्रथा को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? इस चीज का जो है कि विरोध जो है कि अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था ना। तो उस समय क्या चल रहा था, तो ये देखो, तो 1829 यानी कि कहोगे 19वीं शताब्दी, 1800 के बाद 19वीं शताब्दी चालू हो जाता है, ठीक है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखोगे, उस समय कई ऐसे कुप्रथाएं था, जिसमें कि पर्दा प्रथा, वो तो चलो ठीक है, पर्दा अभी भी, उसमें पर्दा प्रथा इतना था, कह रहे ना बाद में लिखने के लिए लग जाएगा, बीच में दिमाग से कर देंगे, कह रहे नहीं लिखना है, अभी समझना है। घर पे जाकर के यूट्यूब पे जाने के साथ जब घर पहुंचोगे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां लिखना, फिर समझना, फिर से रिवाइजिंग भी हो जाएगा। पढ़ना नहीं है, लिखना है, वीडियो रोक देते हैं, इसको बैठ के लिखो, समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक, समझे, पहले समझ ले, एक बार समझ जाओगे ना, ये तो मिटेगा नहीं ना, ये तो रहेगा यूट्यूब पे, देखते रहना, रिवाइजिंग करके पीछे वीडियो कर लेना, फिर से देखना, नहीं समझ में फिर से पीछे कर फिर देखना, कॉपी पे मिट जाएगा, लेकिन यूट्यूब से थोड़ा मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, ये रहेगा ही, टेंशन नहीं लेना, समझो ज्यादा, ठीक। हमने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों में हम देखे थे, उस समय सामाजिक में जो है कि बहुत सारे प्रथाएं थी, तो उस प्रथा को का विरोध करने के लिए ऐसे कुप्रथा, कुछ प्रथा ऐसे था जो धार्मिक के लिए काफी उचित है, कुछ प्रथा ऐसा है जो प्रथा अनुचित रूप से है, उसको कुप्रथा बोलेंगे, जो सही नहीं था, तत्काल उस समय लोग सबसे अच्छा समझता था, पर अभी के विचारों से देखा जाए वो गलत था। क्या था वो? गलत था। इसे पर्दा प्रथा, तो उस समय भी बताए थे कि लोग कहीं बाहर में निकलता था तो पूरा घूंघट, मतलब जो कि यहाँ तक लेकर ना, आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, चाहे भैंसुर हो कोई भी हो, है यहाँ रहता है, नहीं रहता है, अब मुंह अब पूरा दिखा के चलता है, कोई टेंशन नहीं देखते हो, कोई भी रहे उससे कोई मतलब ना है। उस समय भैंसुर रहे, ससुर रहे, कोई भी रहे, पहले ही दुल्हन का घूंघट कहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता, अब कहाँ रहता है, बस ऐसा कहानी है ना। लेकिन पर्दा अच्छा चीज है, पर्दा प्रथा ठीक था, लेकिन उनमें से अब एक सती प्रथा, कौन प्रथा? अब ये सती प्रथा जो था, सती प्रथा बताए थे कल, इसके बारे में हम काफी विस्तार बताए थे कि पति के मरने के बाद जो है कि पत्नी को जो है कि पति के साथ मरना पड़ता था, और पत्नी जो है कि उस समय इतना रूढ़िग्रस्त थी, माइंड से इतना रूढ़िवादी विचार की थी, वो सोचती थी कि मेरा जन्म, स्त्री समझती थी कि मेरा जन्म ही विवाह के बाद यदि सेवा सत्कार के लिए ही हुआ, यानी कि पति की सेवा सत्कार में ही मेरा जीवन है, इसलिए पति के मरने के बाद कोई तत्काल से मर गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, जिस तरीका से मरा होगा, तो मरने के बाद जो है कि पत्नी सोचती थी कि फिर मर के जो गया स्वर्ग, इसका सेवा कौन करेगा, ठीक है। तो पत्नी जो है कि पति के साथ जल के मर जाती, वो भी कैसे, जो आग लगता था ना, सिर को गोद में लेकर के जलती थी, अब बड़े शौक से जलती थी, ऐसा नहीं समाज सब उसको प्रताड़न दे करके जलाता था, ऐसा नहीं, बांस से ऐसे पूरा दांत चिप दिया तब जला दिया हो बाबू करके मर गई उसके साथ, ऐसा बात नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि यदि हम धर्म का बात नहीं मानेंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यदि उस वो सती प्रथा का जो नियम वो पालन नहीं करती तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता। सिंपल सी बात है कि यदि धर्म के नियम का उल्लंघन करेगा धर्म भ्रष्ट होगा, है बात समझ में। तो इसलिए जो है कि महिला भी दिमाग से पूरा रूढ़िवादी थी, रूढ़िवादी समझते हो ना, धार्मिक चीजों को ही लेकर के जोर देना, उसी पे चलना, कि क्या सही है क्या गलत, उसमें कोई दिमाग नहीं अपना, जो कह रहा है वही करना, ये रूढ़िवादी बुद्धि है, ठीक है।
अभी भी देखना, अभी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं तो हमारे जमाने में तो ऐसे ऐसे, अरे आपके जमाने में वो जमाना चला गया, वो 20 साल पहले कहानी था ना। अब वैसा ही सोचिएगा अभी वैसा होगा क्या? नहीं होगा। तो आज जो है कि दुनिया परिवर्तन है, समय के साथ बदलना होता है। तो ये सती प्रथा, तो बताए थे कि सती प्रथा का जो है कि विरोध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और उस समय समाज और समाज के आदमी, धार्मिक व्यक्ति सभी मिलकर के इसका क्या किया था? विरोध किया था। उस समय असंतोष की भावना था कि नहीं, ये लिख रहे हो क्या? उस समय इस चीज का विरोध किया था कि नहीं, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, गलत है, हमारे धर्म के विरुद्ध कीजिएगा तो हम सबसे बड़ा विद्रोह कर देंगे, सबसे बड़ा आंदोलन कर देंगे और असंतोष की भावना लेकर के चलेंगे, और जब मौका मिलेगा तो आपका विरोध में उतर जाएंगे। एक असंतोष की भावना समाज में ऐसा भी रहा। इसी बीच में जो 1856 आते आते 1856 आते आते, ध्यान देना, 1856 आते आते, अब ध्यान देना, ये 1829 में जो है कि सती प्रथा का अंत कर रहा है। ध्यान रखना, इसका मतलब सती प्रथा इससे पहले से आ रहा है। सनातन धर्म में जो परंपरा चल रहा था पहले से सती प्रथा, इसका मतलब पहले से ना आ रहा होगा, ये अभी नहीं, ये विलियम बेंटिंक इसको अंत कर रहा है कि जो जलाइएगा तो साथ में सबको केस उस करेंगे, सबको जेल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे हम, ये सही परंपरा नहीं है, ये प्रथा सही नहीं है, इसको बंद करना होगा। ये भीड़ तो गया ना यहाँ के सामाजिक धार्मिक लोगों से, ये अंत कर रहा है यहाँ पर समाज क्या हो रहा है? असंतुष्ट हो रहा है। उसके बाद 1856 में जो है कि विधवा पुनर्विवाह आ जाता है नियम लेकर के। उस समय 1856 में जो है कि इस समय बड़े अंग्रेज अधिकारी के रूप में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है कि इसमें लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारतीयों के कई भारतीय समाज सुधारक ऐसे व्यक्ति सब थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक लोग थे जो कैनिंग को सपोर्ट किए कि इस चीज को अंत कीजिए और इसका जो है कि नियम लागू कीजिए, और जो है कि लोग इस चीज से क्या करेगा? अमल करेगा। अमल मतलब क्या कि इस चीज पे नियम पर आएगा, ताकि यहाँ पर जो विधवा की संख्या ज्यादा दिख रहा है, जो कम उम्र में ही विधवा हो रहा है, वो भी अपना जीवन जी सके। समझा? इसलिए जो है कि विधवा पुनर्विवाह नियम लाया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाएगा, बता तो विधवा पुनर्विवाह का नियम कौन लाया था? पूरा लिखित के साथ एकदम मोहर लगा दिया, कोई भी विधवा विवाह कर सकती है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, और ये धर्म यदि कहता है कि नहीं तो हम उस चीज का उल्लंघन करते हैं, हम जिसका नहीं मानेंगे, और जो यदि कोई मेरे विरोध करेगा उस पर केस दर्ज करेंगे, तुरंत उसको जेल बंद कर देंगे, भेज देंगे। समझ में आया ना? कहाँ भेज देंगे? इसको जेल भेज देंगे। आप बता तो कोई विधवा विवाह करेगा, उसका कोई विरोध में आएगा नहीं ना? लेकिन उस समय समाज क्या थे? रूढ़िवादी बुद्धि की थी, महिलाएं भी थी, खास करके विवाह करना नहीं चाहती थी। अच्छा, ये विधवा जो होता था, ये बताए थे विधवा 2 रंग का होता था, नहीं बोले थे? विधवा के रंग का होता था? 2 रंग का था। एक तो उस समय, इससे पहले देखो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, और जो है कि बाल विवाह, बच्चे में विवाह सबका हो जाता था। 8-9-5 साल के बाद जो है कि बाल विवाह, बच्चे में विवाह हो जाता था, एकदम दूल्हा दुल्हन छोटा सब जो है कि विवाह हो जाता। अब पता नहीं रहता था कि कौन किसका जो है कि वर वधु, कौन किसका किधर, वर को पता नहीं था मेरा वधु कौन है, वधु को पता नहीं था मेरा वर कौन है, दूल्हा दुल्हन ये सब पता नहीं होता था। तब 8 साल 9 साल के बाद गौना के समय आता, तब गार्जियन कहता था कि तोहर शादी फलमा गाँव कर ले रही हो। समझ में? तब गार्जियन बताता था बच्चे को, जब होश में आता तब कहता था तुम्हारा विवाह हो चुका है, उस गाँव में तुम्हारा विवाह किए हैं, तुम्हारा पत्नी वहां पे रहती है। अब जाता था गौना करके फिर लाता था, तब वो गृहस्थी जीवन में 25 साल के बाद, 25 साल जब हो जाता था ना, तब गृहस्थी जीवन में आ जाता था। उस समय भी गृहस्थी जीवन के लिए 25 साल ही था। समझना है ना? अभी भी देखो ऐसा स्थिति ना है, 18 साल के बाद विवाह हो जाता है। हमारे यहाँ समाज में ऐसा भी माइंड से ग्रसित सब पेरेंट्स भी, गार्जियन सब भी है कि अभी भी देखोगे बच्चे का उम्र जो है कि 17-18 नहीं होता है, विवाह कर देता है, जबकि कानूनी नियम के हिसाब से जो है कि नहीं कहता है कि कम से कम 18 साल से नीचे किसी बच्ची का जो कि शादी नहीं होनी चाहिए। लड़कियों का शादी 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। कानूनी जो है कि अधिकार के साथ जब भी होनी चाहिए तो 18 के बाद होना चाहिए, और पुरुषों का जो 21 के बाद होनी चाहिए। पर ऐसा कहानी नहीं है। ऐसा नियम जो है कि सिर्फ किताबों के लिए है,
आज भी समाज में ऐसा देखो घटना घट रही है जहाँ पे देखना कि नाबालिग का विवाह हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार इस पर रोक लगा हुआ है, लेकिन ऐसी घटना है समाज के बीच में हो रहा है, पता नहीं है कानून प्रशासन को, पर हो रहा है। समझ में आ रहा बात? हो रहा है ऐसा, बहुत ऐसा होता है। कारण क्या है पता है? सबका कारण है शिक्षा, शिक्षा कमी। यही सबसे बड़ा कमजोरी है। जिस घर में देखना कि शिक्षा यानी कि पढ़े लिखे इंसान है, उस घर में इस चीज को समझता है। 18 साल 20 साल नॉर्मल एज होता है। इस एज में बच्चे जो है कि कोई भी लड़की है लड़के जो लड़कियां या लड़के यदि देखोगे, वो अपना जो है कि पढ़ाई का करियर बनाने फिर में रहता है। मेरा करियर बन जाएगा, हम शिक्षित हो जाएंगे, मेरा जिंदगी अच्छा चलेगा। लेकिन इसी बीच में 18 से नीचे ही विवाह, 16 के बाद शादी विवाह कर देता है। इसमें क्या होता है? जिंदगी बर्बाद होता है। शारीरिक से मैच्योर नहीं रहता है, शारीरिक कमजोरी हो जाता है, भविष्य में चल करके किसी प्रकार का रोग हो जाता है। कम उम्र लाइफ जीवन जिएगा 80 साल 90 साल, जीवन प्रत्याशा उम्र जो घट जाता है, 65 साल में बूढ़ा हो जाता है। नहीं देखते हो? एकदम बूढ़ी होकर के मरना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? कई रोग बीच में आ जाता है, ये कम उम्र के कारण हुआ। और इस सभी का कारण क्या है? शिक्षा। क्या कारण है? हाँ, इसमें कुछ कहीं कहीं देखा जाए तो गार्जियन का दोष कहोगे, लेकिन कहीं इसमें से 5% हम इसमें से खास करके जो है कि हमारे सामाजिक प्रभाव भी देखो, जिसमें कि कई प्रताड़न से बेटियों को बचने के लिए जो है कि पिता जो है कि बेटी का विवाह कर देते हैं। और उस प्रताड़न मतलब समझ रहे हो? लालछन लगाना। थोड़ा सा बेटियां थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा चलने क्या लगती है, खुल के किसी से बातें क्या करने लगती है, खुल करके बाजार मार्केट क्या जाने लगती है, सामाजिकता का बुद्धि क्या अपनाने लगती है, उसके ऊपर लालछन उंगली उठाना शुरू कर देता है। नहीं होता है कि ना? इसका मतलब है कि उस समाज में शिक्षा क्या है? कमी है। उस घर में एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, उस समाज में ही जितने भी सामाजिक व्यक्ति वहां रह रहे हैं, वहाँ सामाजिक में गांव ग्रामीण में खास करके शिक्षा क्या है? वहाँ पे कमी है। पर शहर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। शहर में क्योंकि अधिकांश व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति अधिकांश निवास रहते हैं, कामकाज करते हैं, समझते हैं। 18-19 साल के बाद जो है कि बेटी सब जो है कि बड़े बड़े कंपनी में काम करने के लिए जाती है, जॉब करने के लिए जाती है। हमारे गांव समाज की बच्चियां यदि चले जाए तो सिर्फ मार्केट अपने से जाए आए तो उस पर लालछन लगाना शुरू करता है। कारण क्या है? सामाजिक में शिक्षा क्या है? कमी है। समझ में आ रहा बात है? तो हम कहाँ थे? विधवा। तो ऐसे में से जो है कि बच्चे बाल विवाह के बाद विधवा हो जाता था। बच्चे विधवा होना तो बताए थे ना, इस पे बाल विवाह, किसी संयोग से पति मर गया, उसके बाद क्या हो गया? बच्चियां क्या होगी? विधवा हो गई। इसके कारण क्या होगा? अब इसके कारण क्या होगा? उससे कोई विवाह नहीं करेगा, उसको कई तरह से पूजा पाठ मंदिर कई तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, परहेज हो जाएगा, श्रृंगार शरीर का खत्म हो जाएगा। ये कहानी होगी। दूसरा ये था, जो समझदार स्त्री होती थी, यदि उसका पति मर गया तो ऐसे में से जो वो अपना जीवन जीना चाहती थी, तो ऐसे में से पति के मरने के बाद जो है कि वो सुबह 4 बजे भोर क्या होती थी? घूंघट डाली, घर से फरार। क्योंकि उसे पता था कि सुबह हमको सती प्रथा का नियम पालन करना पड़ता है, पति के साथ मुझे मरना पड़ेगा, मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है, मुझे जो है कि जीवन जीने के लिए मुझे एक अधिकार है, हम जी सकते हैं। वो समझदार थी, इसलिए घर छोड़ के क्या हुई? भाग गई। घर छोड़ के भागेगी, फिर 5-10 दिन के बाद आएगी, समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, पर कैसे? विधवा रूप में एक्सेप्ट करेगा, पर अपने गांव समाज के बीच में नहीं, गांव के किसी कोने में जो है उसको जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसे लाचार हो जाएगी वो, जीवन जीने का जो है कि इसका जो है कि दिनचर्या एकदम कमजोर होते चले जाएगा। समझ में आ रहा है बात? और ऐसे समाज जो लालछन, जो पति को मरने के बाद जो है कि सती प्रथा का पालन नहीं की, ऐसे स्त्री को जो है कि डायन कह करके जो है कि प्रताड़न देती थी। खास करके महिलाएं इस सब ज्यादा प्रताड़न देती है। पुरुष थोड़ा समझदार होता है, पुरुष कम करता है, ज्यादा महिलाएं ही डायन कह करके जो प्रताड़न करती है। तो हम बताए थे कल, डायन हमेशा जो है कि कमजोर व्यक्ति को बोला जाता है। जो थोड़ा पैसे वाले होते हैं, क्वालिटी वाले आदमी होते हैं, मतलब जो है कि मजबूत आदमी होते हैं, उसे कोई डायन कह नहीं सकता। समाज के बीच में डायन किसको बोला गया है? कमजोर, एकदम कमजोर दीनहीन आदमी को बोला गया है। समझा बात? उसी को कहता है कि नजर लग गया, वही देख लिया तो रास्ता खराब, मतलब जो है कि यात्रा खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, इसलिए उसको कोई चीज छूने नहीं देगा, समाज से दूर रखेगा, सामाजिक व्यक्ति सब दूर रखेगा।
ऐसे में से क्या करेगी वो, दिनचर्या की तरह क्या होगी, समाज से उबेगी तो वो विरोध करेगी, नहीं करेगी। जैसे विरोध में दो बात बोल देगी, आप पता चलेगा कि ऐसा काम पता नहीं गाली गलौज में बोलती थी और जो ऐसा सही ये घटना हो गया तो पता चला कि इसी कहने से हुआ है। अब उसको डायन का नाम लगा करके सब जाके गाँव वाला उसको कूट करके मार करके बराबर कर दिया, जला दिया सीधे। ऐसा घटना हमारे समाज में भी हुआ है, सीधे जला दिया, डायन का के सीधे जला दिया है, बहुत जगह ऐसा हुआ है। खैर ये सब बातें हटाते हैं, लेकिन आज के समाज के हिसाब से देखा जाए तो सती प्रथा अंत होना बहुत क्या था, जरूरी था ना, नहीं था जरूरी। ये बातें हम कल देखे थे। इसी बीच में विधवा पुनर्विवाह जब आता है लेकर के कौन, लॉर्ड कैनिंग, इसमें जो है कि हमारे समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जो है कि अपने बेटे को विधवा से विवाह करा करके जो है ना समाज सुधारक में प्रचार प्रसार करता है कि विधवा से विवाह करने के बाद किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, किसी का पति पुनः मतलब फिर से नहीं मर जाता, एक बार मरा था दूसरा पति भी नहीं मर जाएगा, ऐसा कहानी नहीं होता। देखिए हम कितना अच्छा से मेरा सामाजिक जीवन के बीच में हमारा परिवार चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, विधवा से विवाह कीजिए। और धर्म में बता गया है कि एक विधवा से विवाह करने के बाद जो है ना बहुत ज्यादा जो है कि क्या बोलते हो, सवाब क्या बोलते हो, सवाब ही बोलते हो, हैं उर्दू में क्या बोलता है, सवाब, हैं ऐसे कुछ मिलता है ना, हाँ उर्दू में से कुछ बोलता है, क्या बोलता है उर्दू में, हाँ नेक मिलता है, नेकी मिलता है, हाँ नेकी मिलता है। आज भी हम लोग समाज में देखोगे बहुत ऐसे देखोगे कि विधवा से शादी करना अब नॉर्मल आदमी समझता है कि अभी के खास करके समाज में विवाह हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आते हैं यहाँ पे, तो एक असंतोष की भावना यहाँ पर भी थी। अब इनमें से देखोगे थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात ये था, ये सभी ये तो देख रहे हो कि यहाँ लाया कि विधवा से विवाह कीजिए, लेकिन इससे मतलब 1856 से पहले जो है कि कोई नियम कानून नहीं था कि विधवा से विवाह कर सकते हैं, नहीं था ना। इस मतलब जो कि विधवा के साथ विवाह नहीं होने के कारण रीजन पहले से था, यहाँ से शुरू हुआ नहीं हुआ, विवाह कराने के लिए बोला, यहाँ पे नियम पास कर दिया। लेकिन इससे पहले इसका मतलब विधवा का जीवन काफी कष्टदायी था, इससे पहले सती प्रथा काफी प्रचलन में था। इसी बीच में याद करो 1813 में हम चार्टर एक्ट बताए थे, 1813 का चार्टर अधिनियम बताए थे ना, चार्टर अधिनियम देखना, ये स्टेप समझोगे तब ये बात समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 1813 में चार्टर अधिनियम आया था, यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ प्रारंभ हो रहा है 1813 में। ये सब प्रथा जो चल रहा था पहले से शुरू से, ध्यान समझ में आ रहा है बात, यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ शुरुआत हो रहा है, इससे पहले से चल रहा था। जब से हमारे धार्मिक सनातन धर्म में जो हिंदू समाज के लोग धर्म से जैसे चलते थे, ये पहले चले आ रहा था। तो 1813 में याद करो चार्टर अधिनियम जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि चाय और चीन के साथ व्यापार था, और उसके बाद 20 साल के लिए जो उसका जो व्यापार अधिकार बढ़ा दिया था, और इसी बीच में जो खुले बाजार की नीति कर दिया था, और इंग्लैंड से सभी तरह व्यापार आ गया था व्यापार करने के लिए यहाँ पे, याद है। ये हम पढ़ाए थे आर्थिक कारण में बता रहे थे, याद है। उसी में आया था ईसाई मिशनरी भी, याद है, ईसाई मिशनरी भी आया था इसमें, ईसाई मिशनरी भी आया था। ईसाई मिशनरी क्या था पता है, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के साथ जो शिक्षा बांटता था, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ क्या बांटता था। और अभी भी हमारा ईसाई मिशनरी का चल रहा है, बड़े बड़े स्कूल। आज पूरे बिहार कहते हैं कि पूरे भारत भर में देखोगे, पूरे भारत भर में देखोगे, और अपने बिहार में प्रत्येक जिला में देखोगे, सबसे ज्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे में सबसे ज्यादा शिक्षा में अंग्रेजी मीडियम की बातें कर रहे हैं। सबसे आगे है ये ईसाई मिशनरी वाला जितना भी स्कूल है, समझ में। इसी जब शहर टाउन जाओगे ना, वहाँ पे तुम्हें बहुत ऐसा लगेगा ST फलना फलना करके जो स्कूल मिलेगा, ठीक है, पीटर्स स्कूल ऐसे करके स्कूल, बहुत सारा स्कूल मिलेगा, सेंट जोसेफ ऐसे करके बहुत सारा ऐसा मिलेगा, नहीं मिलता है, मिलेगा। यानी समझ लेना कि वो अंग्रेजी मीडियम का होता है,
हमारे पूर्णिया में भी जो है कि उर्स लाइन है, सुने हो? हाँ, जाओगे तो वहाँ मतलब क्या हो गया, देखना कि जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है वहाँ पे देखना कि उस कैंपस से हम देखना कि चर्च मिला हुआ मिलेगा, चर्च बना हुआ मिलेगा, चर्च, गिरजाघर। ईसाई ईसाई धर्म का जो है ना, जो मंदिर होता है चर्च बोलते हैं, वो स्कूल के अगल बगल कैंपस से मिलेगा देखना। असम जो है कि ईसा मसीह जन अगरबत्ती थी ले क्या कहते हैं कि मोमबत्ती लेके जाते हैं, जो क्रिसमस डे मनाते हैं। और गांव में रहते हो इसलिए पता नहीं तुम लोग को, जब शहर में देखोगे ना अधिकांश बच्चे उस दिन जो है ना मोमबत्ती जला करके जाते हैं चर्च। आया समझ में? कल दिन जब शहर टाउन जाओगे तब समझ में आएगा तुम लोग को। तो ये जब आया था ना ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरी, तो ये आया था क्या करने के लिए? तो व्यापार का तो खुले बाजार का नीति खुला था, लेकिन ये आया था क्या, कहा कि हम धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म के प्रचार के साथ वो शिक्षा भी देता था। शिक्षा कैसे देता था पता है? ऐसे दिनहीन, ऐसे समाज के वर्ग के लोगों को चुनता था जो अपने बच्चे का पालन पोषण भी सही से नहीं कर सकता था। ऐसे में से कहता था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, मेरे धर्म में आइए। ऐसे ही बढ़ाया था। ईसाई धर्म जो है कि पूरे दुनिया में पॉपुलर क्यों है पता है? यही रीजन था। दुनिया में दो धर्म का लड़ाई सबसे ज्यादा चला, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म जो है कि युद्ध के साथ कई तरह प्रचार प्रसार किया, लेकिन ईसाई धर्म ने अलग प्रचार प्रसार किया। क्या था वो पता है? धर्म का प्रचार वो कैसे करता था? वो शिक्षा के माध्यम से, जबकि इस्लाम धर्म जो एक शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं किया। इसलिए देखना ईसाई धर्म के अनुरूप देखोगे, ईसाई धर्म के अनुसार देखोगे, इस्लाम धर्म में बहुत कम पढ़ा लिखा लोग हैं। दुनिया में दो धर्म का सबसे ज्यादा लड़ाई हुआ है, इस्लाम और ईसाई। दुनिया जो परिवर्तन जो देखते हो आज दुनिया देख रहे हो, ये इसी दो धर्मों की लड़ाई के बीच में हुआ है परिवर्तन। दुनिया में देखोगे ईसाई धर्म सबसे ज्यादा अभी है, उसके बाद इस्लाम धर्म है। और हम लोग जो सनातन बोलते हो, हिंदू बोलते हो, ये आपका जो है कि कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही देश में है, कुछ ही देश में बोल रहे हैं, जबकि वो सब जो है कि 30+ देशों में है। ईसाई पूरे दुनिया में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? इनमें से ईसा जो देखते हो, ईसाई मिशनरी से वाला जो आया था हमारे यहाँ, वो धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेगा पूरे दुनिया में? धर्म को कैसे बढ़ाएगा? कोई भी देखना, कोई व्यक्ति रहे, शिक्षा चाहे उसके अंदर कुछ भी रहे, तो वो देखना धर्म का प्रचार प्रसार जरूर करता है। यदि तुम शिव गुरु का शिष्य बन गए हो, शिव शिष्य बन चुके हो, तो तुम भी चाहते हो कि तुम भी जो है कि शिव का शिष्य बनो। जब देखना वो जाता है तो वो जरूर बोलेगा कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे जो है कि दीक्षा नहीं बोलते हो, हाँ लीजिए। उसके बाद जो है कि शिव गुरु मतलब जो है कि चर्चा कीजिए, शिव चर्चा कीजिए। देखना जो सत्संग वाला, वो सत्संग वाला कहेगा सत्संग में सब आवा, शिव चर्चा बोलेगा शिव चर्चा में सब आवा। नहीं बोलता है? बोलता ना बोलता है? ईसाई धर्म वाला अब अपना धर्म में जो जब वो उसका जो है कि बड़ा सा क्या बोलते हो उसे, हो ना, जहाँ जलसा बोलते हो, जहाँ बड़े बड़े वक्ता आते हैं, मौलाना सब आते हैं, वो जब वो अपने धर्म की विशेषता बताएगा। जहाँ ईसाई धर्म का होगा वो ईसाई धर्म के बारे में बताएगा, वो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म में आने के लिए बोलेगा। जबरदस्ती नहीं बोलता है, वो अपना धर्म का प्रचार करता है। सत्संग जब होता है तो सत्संग में सत्य बोलने का मार्ग को नहीं अपनाने के लिए लोगों को कहता है, कहता नहीं कहता है, सबको उससे जुड़ने के लिए नहीं बोलता है, कहता है कि जीवन कल्याण होगा तो इसमें आइए, बोलता है ना बोलता है। तो ये धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेगा? ध्यान समझना, आज का टॉपिक क्या है, हम पूरे आ गए पूरे पे। तो ईसाई धर्म जो है कि कैसे प्रचार प्रसार करता है, तो वो शिक्षा के माध्यम से करता। इसने दिमाग चुना, दिमाग वाला था। ऐसे क्षेत्र, चाहे अफ्रीका वाला क्षेत्र हो, चाहे इंडिया का क्षेत्र हो, दुनिया कोई ऐसा क्षेत्र हो जो पूरा का पूरा जो है कि कमजोर है, आर्थिक स्थिति पूरा कमजोर है। देखो ध्यान रखना कि जीवन जीने के लिए पेट में अनाज चाहिए, ठीक है? बिना ऊर्जा का शरीर नहीं चलेगा। आपको जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक जो है कि आप अपना जीवन नहीं चला सकते। जीवन चलाने के लिए कोई धर्म नहीं है, छीन के भी खा लेना सब सही है। भूख लगा है, किसी के पास अन्न है, नहीं दे रहा, वो हम भूखे तड़प रहे हैं, छीन के भी खा लेंगे, वो गुनाह नहीं है, नेक है, वो कोई दिक्कत ना है। छीन के खा लिया, अपना जीवन बचाने के लिए तुमने खाया।
समझ आ रहा बात। तो ऐसे में से लोग धर्म नहीं देखता, ऐसे में से लोग क्या देखता है कि मेरा जीवन चले। ऐसे में से जो 5-10 परिवार का लोग होता था, ऐसे में से अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं कर पाता था, जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। ऐसे में से अपने बच्चे को जो है कि ईसाई धर्म में जो है कि दे देता था। तो ऐसे में क्या होता था, जो सनातनी है, जिस प्रकार का धर्म का है, तो जाता था ईसाई धर्म को अपनाता था। ईसाई धर्म में जब जाएगा तो उसको फ्री में शिक्षा मिलेगा, शिक्षा के साथ साथ जो ना आर्थिक सहायता भी इसको दिया जाएगा। आज भी ऐसा होता है, आज भी इंडिया में ऐसा है। यदि कोई बच्चे जो है कि पूरा कमजोरी, आर्थिक से पूरा कमजोर है, नहीं उसका लालन पालन सही से हो पा रहा है, नहीं शिक्षा प्राप्त हो रहा है, ऐसे में से यदि ईसाई धर्म चले जाता है, उसको जो आर्थिक सहायता के साथ साथ पूरा शिक्षा देगा। पूरा इंग्लैंड सरकार वहां खर्चा करेगा तुम्हारे ऊपर, करता है अभी भी। तो बताओ इसका धर्म प्रचार, इसका धर्म बढ़ेगा ना बढ़ेगा। ऐसे में से 1813 में जो ईसाई मिशनरी सब आया था, हमारे भारत में जो ये कुप्रथा सब देख रहा था, कहता था बाप रे, यहाँ का लोग जनता इतना बेवकूफ है, इतना जो है कि धर्म से इतना रूढ़िग्रस्त है, थोड़ा सा भी सामाजिक बुद्धि नहीं है। इसलिए जो है कि ऐसे सब जो है कि पशु के समान बुद्धि वाला, ऐसे सब पशु के समान बुद्धि वाले को हम ही अपना भगवान कहते हैं। इसको समझा? सुनते हो, लॉर्ड है सब में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसलिए ऐसे ईसाई मिशनरी वाला सब आता कहा कि हमको जो ईश्वर ने भेजा है तुम लोग के लिए, तुमको ज्ञान बुद्धि देने के लिए, ईसाई धर्म में आओ और तुमको ज्ञान मार्ग बताएंगे कैसे चलना है। तुम ये सब चीज से दूर हो जाओ, ये सब बड़ा ये प्रथा सब बड़ा गलत है। समझ में आ रहा बात? क्योंकि यहाँ के लोगों को इस तरह व्यवस्थित देखता था वो लोग, इस तरह नीच से समझता था वो लोग। वो कह रहा था हम भगवान के दूत हैं, वहां से आए हैं तुम लोग को बुद्धि बांटने के लिए, अब मेरे धर्म में आओ और जो है तुम्हारा जीवन बदल देंगे। काहे कहता था पता है? क्योंकि इस तरह कुप्रथा ही हमारे समाज को बर्बाद कर रहा था। समझ में आया बात? इस तरह कुप्रथा हमारे समाज क्या कर रहा था? बर्बाद कर रहा था। लेकिन सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है, इस धर्म का जन्म कब हुआ कोई पता नहीं है, शुरू से ही है। पर ये धर्म जो है कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से सबसे, यदि देखोगे रिश्ता क्या होता है, माँ बाप भाई क्या होता है, इंसानियत क्या होता है, ये सबसे बेहतर जानकारी देता है ये धर्म में। कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है सबको, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन लोग इस बात को समझता नहीं है। और सनातन धर्मी जो है कि कभी अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया नहीं, इसलिए सिमट के रह गया। इसलिए ईसाई इस्लाम क्या हो गया, पूरी दुनिया फैला। ये थोड़ा सा धर्म प्रचार प्रसार की बातें कर रहे थे, ये थोड़ा हम भारत में बातें कर रहे थे। तो भारत में ईसाई धर्म ऐसे देखोगे, केरल का क्षेत्र देखोगे, नागालैंड का क्षेत्र देखोगे, बहुत ऐसे क्षेत्र देखोगे जहाँ पर ऐसे दिनहीन सब जो अपना आर्थिक जीवन सही से नहीं चला सकता था, ऐसे में से सब अपने बाल बच्चे को ईसाई धर्म में परिवर्तन करा करके शिक्षा को जोड़ दिया। ऐसे में से देखना केरल से देखोगे कितना डेवलप अभी है, देख रहे हो। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है कि ईसाई धर्म जो है कि इतना लोगों ने अपना लिया था। समझ में आया बात? समझ में आया बात? तो आप ध्यान देना, अब यहाँ से मोर है, थोड़ा सा सही समझना। आप लॉर्ड कैनिंग तक कहानी आए 56 तक आए, 13 में देखो प्रचार प्रसार कर रहा है, धर्म बदलवा रहा है, शिक्षा दे रहा है, नियमों ला रहा है, नया नियम चालू कर रहा है, नहीं कर रहा है। विधवा से विवाह कीजिए, ज्यादा सवाब मिलेगा, नेकी कम है, ये सती प्रथा बंद कीजिए, है सब कहानी। अब थोड़ा सा हम आते हैं, थोड़ा सा ये रीजन तुम्हारा खत्म हुआ, इसी रीजन के साथ हम आते हैं प्रशासनिक कारण। कौन कारण? प्रशासनिक कारण आते हैं 56 के बाद। 56 के बाद देखना 1856 में विधवा पुनर्विवाह आता है, लॉर्ड कैनिंग है। इसी 56 के बाद शुरुआत होता है नया शासनकाल। कैनिंग के बाद ध्यान देना, कहाँ पे हम लोग थे? छप्पन। इस बीच में बताया था 1800 कितना 48 है ना, 48 से लेकर कितना तक 56 तक। इस बीच में डलहौजी था, कौन था? डलहौजी।
56 में डलहौजी कार्यकाल समाप्त होता है, उसके बाद 56 में जस्ट कौन आता है? कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आता है। लॉर्ड कैनिंग चल रहा है, और लॉर्ड कैनिंग देखो 56 जस्ट 1857। बता दो 1857 के समय में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ना है, यही क्रांति होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो उसके समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ना है। एक क्वेश्चन पूछे है, 1857 क्रांति के समय में जो अंग्रेज के बड़े अति, इसको हम बोलेंगे भारत का जो है कि वायसराय बनेगा ये, ठीक है। तो बताओ कि कौन था? हाँ ठीक है, चलो लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा बताओ तो 1857 की क्रांति से, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, 1857 के क्रांति से पूर्व, ठीक है, 1857 क्रांति से पूर्व भारत में कौन सा नियम लाया गया और कौन सा नियम का अंत हो गया? हाँ, विधवा पुनर्विवाह लाया गया और सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है। इससे पहले ये हुआ था, ये भी असंतोष की भावना लाता है। चलिए आते हैं, थोड़ा सा आते हैं प्रशासनिक और सैनिककरण। आइए 56 के समय में, कहाँ पे? 56। 1856 से शुरू होता है लॉर्ड कैनिंग। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय क्या था? प्रशासनिक। देखते हैं थोड़ा सा कहानी। हम लोग 56 के करीब आ गए, कहाँ गए? ये सब जितना भी बातें कर रहे थे हम सब शुरू से लेकर के 1813 के बीच में बात किए, फिर जो कि 48-56 के बाद बीच में लॉर्डोलॉजी की बातें किए। हम 56 के बाद अब बात करेंगे, तो हम भी करेंगे, ठीक है। देखो तो 1856 यानी 57 में क्रांति होगा, 56 नजदीकी 1 साल है ना, है ना। तो 1857 क्रांति होने का कारण क्या था? तो एक कारण, थोड़ा सा कारण ये है, प्रशासनिक यानी कि नियम कानून के साथ जो चलेगा, जो प्रशासन, जो कानून जो चलाता था अंग्रेज भारत के पूरे सैनिक पर, उनमें थोड़ा सैनिक कारण है। सैनिक कारण क्या है? थोड़ा से समझो। सैनिक कारण में जो था, जो अंग्रेज प्रशासन था, अंग्रेज जो शासन करता था पूरे भारत पर, 1856 की बातें कर रहे हैं, इसमें अंग्रेज का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अभी वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल यदि बोलेंगे तो अभी सब बात तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बोलेंगे, इसका पॉइंट हम लाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। अभी सिर्फ बड़े अधिकारी के रूप में बोल रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा हेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा, ठीक है, ठीक है। आइए, तो लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग थोड़ा समझदार था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रशासनिक और सैनिक कुछ सुधार करना शुरू किया। इसमें क्या किया? तो सेना जो बहाल करता था, एक मिनट, तो एक क्वेश्चन अभी जस्ट पूछे कि 1857 क्रांति से पहले कौन सा प्रथा का अंत हुआ है? प्रथा, इसमें विधवा का विवाह, जो विधवा पुनर्विवाह जो है कि क्या हो गया, विधवा का विवाह नहीं होता तो उसका अंत कर दिया और विधवा पुनर्विवाह लाया गया, ठीक है, ठीक है। सती प्रथा क्या हुआ? अंत हुआ, ठीक है। चलो आइए प्रशासनिक और सैनिककरण। तो इस समय देखोगे लॉर्ड कैनिंग है, कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रशासनिक, प्रशासन जो चलाता है, शासन जो करता है कोई भी, वो सेना के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? यदि देखो पूरे भारत सरकार जो शासन कर रहा है, पूरे भारत सरकार, तो भारत सरकार किसके द्वारा शासन कर रहा है? सेना के द्वारा नहीं कर रहा है। आर्मी है, बिहार पुलिस है, केरला पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस, सब है ना, राज्य का भी अपना अपना है ना। और फिर देखोगे ऊपर से भारत सरकार का भी सैनिक अलग है ना। तो कई नियम कानून है, बड़े बड़े अधिकारी है, आयकर विभाग है ना, बहुत सारा, ये प्रशासन को संभालता है। तो प्रशासन को संभालने के लिए अंग्रेजी शासन को संभालता कौन था? सेना, सेना। इससे लॉर्ड कैनिंग से पूर्व जितना भी सेना था, जितना भी सेना था, तो वो भारतीय और अंग्रेजी सेना था, भारतीय और अंग्रेजी सेना था, ध्यान देना। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में तो भारतीय और अंग्रेजी सेना जो था, इन दोनों के बीच में
एक विभेद था। क्या विभेद था? कि जो भारतीय सेना, ध्यान रखना कि प्रशासनिक और सैनिक कारणों में से बात कर रहे हैं कि प्रशासन को चलाने का काम करता है सेना। पूरा भारत पर जो एक अंग्रेज अधिकार दिखा रहा है, किसके द्वारा? सेना के द्वारा ना। तो उस सेना में जो भर्ती होता था उसमें भारतीय सेना भी होता था और अंग्रेजी सेना भी होता था, ठीक है। और भारतीय सेना में खास करके दो तरह के सेना होता था, एक हिंदू एगो मुस्लिम। इस सेना में दो गो था, एगो हिंदू एगो, तो ये दोनों मिला करके भारतीय सेना कहलाया, नहीं कहलाया? हाँ, ये हो गया अंग्रेजी सेना, जो कहाँ से आता था? इंग्लैंड से। जब सेना में भर्ती होता था, ध्यान देना, जब सेना में भर्ती होता था दोनों, तो दोनों के बीच जो है ना विभेद करता था। क्या? भेदभाव करता था। क्या भेदभाव करता था? तो वो नस्लवाद के आधार पर भेदभाव रखता था। क्या? नस्लवाद के आधार पर, कि नस्ल के आधार पर। नस्ल का मतलब है, नस्ल का अर्थ होता है काला गोरा होना, काला और गोरा होना। तो जो अंग्रेज का था सेना, जो अंग्रेजी सेना था, वो थोड़ा सा गोरा होता था, थोड़ा क्या पूरे गोरा होता है, नहीं होता है। और जो भारतीय सेना था वो काला श्यामला होता है ना, काला श्यामला होगा। अब इनमें से भेदभाव क्या था कि इसके दिमाग में ये चलता था कि गोरा आदमी ही तेज होता है, काला आदमी को कर्म करने था, को काम करने होता है, खाली जो काम करवाना है करा लो। असल में इन लोग के मानसिक स्थिति शुरू से, ये लोग भी ग्रसित है माइंड से पूरा। वो लोग यही समझता था कि होशियार सिर्फ गोरा आदमी ही होता है और काला आदमी बुद्धि नहीं होता है। ये उन लोग का मानसिकता था। तो काले गोरे का भेद रखता था। एक कहानी ये हो गया। अब इनमें से जो भारतीय सेना जो काला श्यामला होता था, उसका वेतन जो है कि बहुत कम, आई गोरखा सब का जो है कि वेतन काफी ज्यादा, इसका वेतन ज्यादा। अच्छा, इसमें से जो है कि जो भारतीय सेना था उसका सम्मान बहुत कम, अंग्रेजी सेना का सम्मान काफी ज्यादा। कभी भी सेना के रूप में जो है कि जो भी सेना होते थे, कभी भी भारतीय सेना किसी अंग्रेज का हेड नहीं होता। समझना है बात? कभी भी भारतीय सेना अंग्रेज का हेड नहीं होता था। अंग्रेज उसका हेड होता था। निचले तबका जितना भी सेना होगा सब होगा भारतीय, और जो ऊंचे होगा वो कौन होगा? बड़े अधिकारी के रूप में जो शासन का सेना जो होगा, प्रशासनिक सेना का जो बड़े अधिकारी होगा, वो होगा बड़े अधिकार वाला होगा, बड़े पावरफुल होगा, वो अंग्रेज होगा। और सबसे नीचे में होगा तो वो कौन होगा? भारतीय होगा। अब भारतीय में भी जो बहाल होता था सेना, उसमें से हिंदू मुस्लिम खास करके, हिंदू मुस्लिम में होता था। सेना में उस समय वही भर्ती हो पाता था जो थोड़ा सा समझदार होता था। जनरल थोड़ा हो जाता था, ये शर्मा में, वर्मा में, मंडल में, इस सब का थोड़ा कास्ट जाता था। ये लोग शूद्र थे। हम लोग काम काजी, काम करके हुनर दिखाइए, 2 रुपया मिलेगा, बस यही थे उस समय। सेना में खास करके भर्ती होते थे कौन? ब्राह्मण, राजपूत, पठान। समझ में ना, वही सब भर्ती होता था। जनरली सब ने भर्ती हो जाता था। तो इनमें से इसके साथ क्या करता था? नस्लवाद के आधार पर भेदभाव करता था। तो यदि काला है तो उसका सम्मान नहीं होगा, गोरा सम्मान होगा। करका का पोस्ट का वेतन, इसको शॉर्ट का वेतन, ठीक है। अब ये यहाँ जो है कि अंग्रेजी सेना का जो बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो जल्दी पास नहीं करेगा, इसका बच्चा प्रत्येक साल पास करेगा। भोथरे के नहीं कोई मतलब नहीं। समझा बात? यदि स्कूल में इसका भी बच्चा पढ़ रहा है, इसका भी बच्चा पढ़ रहा है, दोनों का, भारतीय का बच्चा भी पढ़ रहा है, अंग्रेजी का बच्चा, अंग्रेज का भी बच्चा पढ़ रहा है, उसमें से जो भारतीय सेना, भारतीय जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जल्दी पास नहीं होता था, उसको किसी ना किसी रूप से उसको फेल कर देता था। और अंग्रेजी सेना का बच्चा जो अंग्रेज का जो बच्चा था बिना पढ़ ले क्या होता था? पास। इसलिए बिना पैरवी पट्टा का नौकरी इसको नौकरी को ठिकाना नहीं था।
छोटा काम कराने के लिए सेना भर्ती किसको लेता था? भारतीय को। ठीक है, तो इसका मालिक सब बना हुआ अंग्रेज सेना। कौन बना हुआ? अंग्रेज सेना। तो ये नस्लवाद कहानी देख लिया, किस तरह जो है कि अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना के बीच में भेदभाव देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन वो ये चीज देख लिए कि भारतीय सेना में अधिकांश जो है कि ब्राह्मण, राजपूत, पठान सब है। ब्राह्मण, राजपूत, ये पावरफुल जाता है इसमें भी ना है। पठान इस्लाम के जो है कास्ट में पठान बड़े, जैसे ब्राह्मण हमारे में उसमें पठान माना जाता है। ठीक है, जैसे इस्लाम में पठान जो है, जैसे हमारे ब्राह्मण कास्ट हिंदू में होता है ना, वैसे इस्लाम में जो है पठान सबको बड़े कास्ट माना जाता है, ब्राह्मण रूप में माना नहीं। सिमिलर बातें कर सकते हैं हम अभी, समझ में आया? ऐसे होता था। अब इसी बीच में क्या हुआ, इसी ध्यान देना, इसी बीच में ये प्रशासनिक बात समझ में आ गया, नस्ल भेदभाव आ गया समझ में। इसी बीच में अब एक घटना होगा, इसी घटना का तत्कालिक कारण बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से होगा एक घटना, यही होगा एक तत्कालिक कारण। अब ये तत्कालिक कारण को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तत्कालिक कारण समझते हो कि 1857 जब शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उस समय एक क्या ऐसा घटना घट गया जो कि 1857 क्रांति परिवर्तन में जो कि सब भिड़ गया अंग्रेज से। क्या कारण था? ऐसे कारण को तत्कालिक कारण बोलते हैं। तुमको नॉर्मल बात समझाते हैं, तत्कालिक होता क्या है। जैसे कि दो परिवार के बीच में बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था, खूब जला था, झगड़ा काफी हो चुका था। एक दिन अचानक जो है ना, अचानक जो है कि बरसात पड़ा, अब पानी जो बह करके उसके दरवाजे पे लग गया। ठीक है, पानी बह के कहां से लगे? उसके दरवाजे। तो बरसात से गया, ये किसी ने तो किया नहीं। अब पानी बह के क्यों आ गया मेरे तरफ, इस बात से विवाद हुआ, दोनों ठन गया आगे में। अब पानी चलते झगड़ा सिर्फ नाम का शुरू हुआ था, काम हो गया सब पूर्ण का कहानी A to Z, भीड़ गया दोनों, जितना दोनों ओझना था ओ दिया के बगल से। पानी तत्कालिक कारण हुआ, पानी क्या बना, लेकिन जो मार हुआ दोनों में कौन कारण? पानी कारण हुआ ना, सब पूर्ण का प्रतिशोध लिया गया, समझा ना। तो पानी क्या बना उस समय? तत्कालिक कारण। लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या बना? वर्षा का पानी बना। लेकिन लड़ाई जो हुआ मेन मकसद क्या था? पिछला ना, पानी तो और भी किसी के यहाँ गया होगा, लेकिन वो तो नहीं लड़ा। इसका मतलब है कि लड़ाई का मकसद था पहले कोई प्रतिशोध का बदला लिया जाएगा। हमेशा जितना भी बड़ा बड़ा झगड़ा होता है, लड़ाई होता है ना, तो वो पहले घटना का कोई ना कोई परिणाम निकलता है। ठीक है ना, तो उस समय तत्कालिक कारण क्या था वो हम समझाते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। तो इसी समय ये सेना में भेदभाव देख लिया तुमने, देखा। अब इसी सेना में जो है कि जब बहाल करता था सेना को, जब सेना को बहाल करता था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि कई तरह से धार्मिक नियमों पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि यदि सेना में भर्ती हो रहे हो तो कई धार्मिक जो है कि या सांस्कृतिक नियमों का जो है कि तुम्हें पालन नहीं करना होगा। मतलब जब सेना में बहाल होगा, भारतीय और अंग्रेजी सेना जब बहाल होगा, अंग्रेजी स्वतंत्र है, उसके लिए प्रतिबंध किसके लिए होगा? कुछ ना कुछ भारतीयों के लिए। तो उस समय शपथ पत्र दिया जाता था सेना को। आखिर नौकरी तुम्हारा लगा है, तुम्हें कुछ शपथ, कुछ कोई पत्र मिलेगा ना कि तुमको नौकरी लगा, कागज चाहिए तुम्हारा, तुम अंग्रेजी सेना हो, तुम्हें कुछ मिलेगा ना उसका प्रमाण, शपथ पत्र कहते हैं से। क्या बोलते से? शपथ पत्र। तो शपथ पत्र में इस बात का जिक्र किया हुआ था, क्या क्या, कि तुम्हारा जो धार्मिक और प्रशासनिक कुछ नियम है, उस नियम को जो है कि लेके नहीं चलना होगा, प्रतिबंध होगा। क्या है धार्मिक? थोड़ा सांस्कृतिक का मतलब हुआ यदि तुम सिखे हो, इस्लाम हो, हिंदू हो,
तो तुम्हारा सांस्कृतिक देखना, सबका अपना एक सांस्कृतिक पहचान होता है। मुसलमान है तो वो अपना सांस्कृतिक पहचान के लिए दाढ़ी रखेगा, दाढ़ी, क्या कि नहीं सेना में बहाली होगा दाढ़ी मुड़ाना पड़ेगा। देखो प्रतिबंध किया ना, क्या कि सिख हो तो उसका प्रतीक है पगड़ी रखेगा, नहीं पगड़ी नहीं पहनना होगा। अब यदि हिंदू हो तो हिंदू में भी बहुत सारा नियम है, ठीक है, हिंदू में बहुत सारा नियम है। सबसे ज्यादा हिंदू में देखोगे क्या है कि वो जो कहता था कि सेना में बहाली हो, सेना में यदि भर्ती हो रहे हो तो वहां जहां पर जो है कि खान पान काफी तंदुरुस्त हो, पहला ये तो नॉर्मल बात है। उस समय ये था कि लोग जो है कि समुद्र नहीं लांग सकता, धर्म कहता था, सनातन धर्म कहता है यदि जो लोग समुद्र लांग के आया है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट यदि हो गया, उस समय याद करो धर्म प्रधान सबसे ज्यादा है ना, है धर्म भ्रष्ट यदि हो जाएगा तो ऐसे में से उसके परिवार के लोग भी उसको एक्सेप्ट, ध्यान रखना जब धर्म भ्रष्ट होता था, बाल बच्चे बीबी कोई भी हो, पति कोई भी हो, पिता ही माता ही बहन ही क्यों ना हो, बेटा ही भाई ही क्यों ना हो, उसे घर में प्रवेश एकदम निषेध कर देता था, एकदम नहीं आ सकते, घर से उसको क्या कर देता था, बाहर कर देता था, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या हो गया है। इसलिए धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं है। इसलिए अंग्रेजी सेना को क्या कहता है कि प्रशासनिक में जब लॉर्ड कैनिंग जब सेना को भर्ती ले रहा था तो भर्ती में जो है कि बहाली में जो है कि जो शपथ पत्र देता, शपथ पत्र, ठीक है, इस पत्र में जो है कि कई तरह का जो कि प्रतिबंध लगा के दिया हुआ था, क्या कि दिया हुआ था कि धार्मिक सांस्कृतिक जो चिन्ह होगा वो नहीं माना जाएगा, धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह क्या होगा, नहीं माना जाएगा। ओ हम कैमरा में नहीं आ रहे, ओहो तुम लोग इधर कहीं बैठता है जी, आने दो, अब ठीक है, कुछ आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, देखने दो, देखने दो, 5 मिनट के बाद सुन लो तब तक। क्या बोला उसने, उसने बोला क्या, हम पूरे नहीं आ रहे ना, अच्छा चलो ठीक है, वो बोला कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो चिन्ह होता है वो नहीं माना जाएगा, ठीक, पहला बात हो गया। दूसरा कि खास करके हिंदू जब समुद्र नांगता तो उसका धर्म क्या होता था, भ्रष्ट माना जाता था, ठीक है, उसको समुद्र नांग करके जहां भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा, ये लॉर्ड कैनिंग कह रहा है। सेना भर्ती इससे पहले भी ले रहा था भर्ती, भर्ती के साथ साथ जो है कि कुछ नया नियम और सख्त कानून भी लगा रहा है कि आप तुमको ट्रेनिंग करने के लिए हम भेजेंगे इंग्लैंड, तुमको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, जो इंग्लैंड चले जाएगा इसका मतलब समुद्र लांग के गया, वो समुद्र से जाता था, समुद्र वहां फिर आता था उसको घरे में प्रवेश नहीं देगा, ऐसा सेना में क्यों जाएगा वो, बात समझ में आ रहा है, वो सेना में क्यों जाएगा, फिर जाना पसंद करेगा, नहीं जाना पसंद करेगा, एकदम ध्यान है, प्रमुख घटना सब है, ध्यान से समझना है सब को, ठीक है। तो ऐसे में से क्या बोला, धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह क्या होगा, उसे छोड़ना होगा और जहां भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा, ये बातें हो गया। दूसरी बातें अब इसमें देखो जो क्या था, से मार्कर ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा आगे में रखा करो, चलो ठीक, ये 2 बातें समझ में आ गया कि जहां भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा और धार्मिक संस्कृति जो चिन्ह होगा उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब बताओ तो इस्लाम भाई है, उसको कहेगा दाढ़ी मुड़ा के आओ तो क्या करेगा, सेना में जाएगा, वो सेना में चला गया है, बाद में कहेगा कि नहीं दाढ़ी नहीं रखने देंगे, ईसाई धर्म है वो कहेगा उसको पगड़ी नहीं बांधने देंगे, हिंदू धर्म है बोलेगा कि नहीं तुम अपना हिंदू धर्म का पालन नहीं करना पड़ेगा, हम अपना जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, समुद्र नांगना पड़ेगा, ऐसे में से जो है क्या करेगा, असंतोष की भावना होगी नहीं होगी। इसी बीच में और एक कहानी आ गया, तीसरा देखो पॉइंट क्या था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिक में ये सब बातें हो रही थी, तो लॉर्ड कैनिंग सोचा कि उस समय जो है ना यूरोप में जो है कि एक राइफल चला था, ठीक है, जब वो आया था ना यहाँ पे तो सेना को जो है ना एक ब्राउन से बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं ब्राउन बेस राइफल, क्या बोलते से ब्राउन बेस राइफल, क्या बोलते से, क्या बोले ये आ रहा कैमरे में आ रहा है ये रे, हाँ, धार्मिक और
सांस्कृतिक चिन्ह क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या था, जहां भेजेगा वहां जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या था, इसी बीच में ऊपर वाला मिटा दे क्या है, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं, रुको कहाँ है, मिटा ध्यान चले। तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि क्या लाया था, शपथ पत्र, सेना को जब क्या दे रहा था, शपथ पत्र में क्या बोला था, धर्म और उसका सांस्कृतिक चिन्ह जो भी होगा उसे नहीं माना जाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा, नहीं माना जाएगा। जहां चाहे वहां पे भेजा जा सकता है। ऐसे में से सनातन हिंदू धर्म वाले को क्या था, दिक्कत था, क्योंकि समुद्र लंघता तो धर्म क्या होता है, भ्रष्ट होता है। ऐसे में से तीसरा मेन बात देखो क्या है, तीसरा मेन बात क्या था, उस समय लॉर्ड कैनिंग से पहले जितना भी सेना था भारत में, अंग्रेजी प्रशासन को जो संभाल रहा था, उस समय जो उन लोग को जो हथियार दिया था चलाने के लिए, उस समय दिया हुआ था उसको ब्राउन बेस राइफल था उसके पास, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। क्या नाम था उसका, नॉर्मल टाइप का था, नॉर्मल टाइप का था राइफल। वो चलाने पर जो है ना, राइफल चलाने पर उतना घायल नहीं करता था। यदि लग हो गया ना, ऐसे निकाल दो छूट जाएगा, गोली लग गया कोई बात नहीं, किधर लगा इधर लगा, ऐसे निकाल दिए हो गया, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसका गोली विषैला नहीं होता था, हाँ, लेकिन सिर्फ घायल करता था, लोग को थोड़ा सा बेबसी में डाल देता था, कष्टदायी बना देता था, लेकिन उतना प्रभाव नहीं था। क्या कि जब राइफले मारने पर एकदम लुढ़क जाए, खेल खत्म उसका हो जाए, ऐसा उसको कहते राइफल। अब ऐसा कौन राइफल है, बंदूक है, मारे आदमी जो है कि भागते भागते ऐसे गोली निकाल के छोड़ दे, आप तो भाग रहे हैं, राइफल को वैल्यू है, हैं? यानी कि अब कहाँ लगेगा, हृदय में लगेगा तब ही आदमी मरेगा, और वो भी कैसे, सटा के गोली मारना पड़ता था। ये कौन गोली हुआ जी, सटा के मारेगा, मतलब मारे मतलब कुछ रेंज होना चाहिए, मारे तो यहीं तुरंत गिर जाए, नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा नजदीक नहीं होता है, नजदीक से मारना पड़ता था, मतलब उसके हाथे बाहीं से दूर हो करके थोड़ा सा दूर से मार सकते हैं, वो भी उतना घायल नहीं करता था। टांग में लग गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लग गया ऐसे नोच के निकाल दिया, गोली जा रहा है, 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उतना ही ब्राउन बेस राइफल उतना प्रभावशाली नहीं था। अब सटिए के माइंड में मारेगा, दिमाग में मारेगा, तब ये नहीं फटेगा जी, ऐसे अच्छा है पत्थर उठा कपर फोड़ दो, और जिसको मारेगा तो अंग्रेज को छोड़ेगा, वो पत्थर देखेगा खींच देगा वो भी ना जी, ना, हाँ, लेकिन थोड़ा दूर से वो मारक कम करता था। तो ब्राउन बेस राइफल उतना पावरफुल नहीं था, बहुत दिन से था भी, उतना चलता भी नहीं था, हाँ, नाम का था कि ये हथियार है, जो अंग्रेजी शासन प्रशासन को चलाने के लिए यही एगो बड़ा हथियार था उस समय यूरोप में, और यही हथियार सभी सेना को दिया गया था। समझ में आया बात। तो लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि ये हथियार को अब जो है कि हटाएंगे सब सेना के हाथ से, इसके स्थान पर जो है ना, उस समय यूरोप में एनफील्ड नाम का राइफल, एनफील्ड नाम का राइफल, कौन राइफल, एनफील्ड नाम का राइफल जो आया था, बना था, नए नए आविष्कार हुआ था, वो बड़ा अच्छा काम करता था, काफी दूर तक मारक क्षमता था उसका, दूर तक यदि लग जाए ना तो आदमी बेहोश कर दे। प्लस इस राइफल में गुण ये था, इसका जो गोली होता था ना, गोली विषैला होता था, विषैला होता था, यानी लग जाए तो उसका विष धीरे धीरे फैलता था। तो इस याद करो, उससे पहले जो है ना, हमारे यहाँ जो था गोली बंदूक था, तीर धनुष उठाया, इसे तीर धनुष से मार होता था, युद्ध होता था ना, तीर के मुंह पर जो है ना बड़ा विषैला सब चीज होता था, यदि धस जाता था शरीर में तो धीरे धीरे पूरे शरीर में विष फैलना शुरू हो जाता, आदमी बेहोश हो जाता था। नहीं देखे छो राम लक्ष्मण शरीर में, देखे छो बेहोश कर दी से, कारण था वैसे नहीं था, कारण था उसको, तीर को जो है ना विषैला सब चीज में डुबा कर रखता था, मारने के बाद जो है ना, वैसे सिंपल सी बात, लोहा वाला चीज यदि धस जाता है साइड में, वैसे ही टेटनस धरा देता है, नहीं धराता जी, मरदन रहता है। तो ये ब्राउन बेस राइफल उतना पावरफुल नहीं था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सोचा कि इसके स्थान पर जो है ना एनफील्ड राइफल लाया जाएगा और सभी सेना को यही दिया जाएगा, ठीक है। अब ये एनफील्ड राइफल जो था, ये गोली इसका बड़ा विषैला होता था, अच्छा, ये बारूद का बना होता था। अब ये बारूद का जो